हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो लेक्चर में जो वीडियो सेशन है इसके अंदर बेसिकली मैंने कोशिश किया है वो सारे फॉर्मूलेज को मैं इंक्लूड करूं आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी से। क्योंकि दोस्तों एक बार अगर आप सारे के सारे फॉर्मूलेज को अगर आप जान लें, समझ लें और उसके पीछे का थोड़ा बहुत वर्किंग और मैकेनिज्म्स को अगर आप जान लेते हैं कि कोई फॉर्मूला पर्टिकुलरली कैसे आया या क्या कुछ लॉजिक है या उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के पीछे की स्टोरी क्या है, थोड़ा बहुत ब्रीफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में अगर आप जान लेते हैं, सारे फॉर्मूलोज को अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूले के अंदर उनकी जो एब्रिविएशंस जो यूज हुई हैं उसका क्या मीनिंग है, एसआई यूनिट्स क्या हैं, कुछ एडिशनल स्टफ्स भी उसके अंदर क्या है, अगर ये सारी चीजें अगर आप जान लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा तो इससे दो फायदे होंगे दोस्तों। फायदा नंबर 1 ये होगा कि आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर का सुपर ब्रीफ वर्जन ऑफ रिवीजन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स करने में निहायत ही आसान और सिंपल सरल आपको लगने लगेंगे और वो फॉर्मूलेज की मदद से आप जल्द से जल्द आप आंसर्स निकालेंगे, सही आंसर्स निकालेंगे और आपकी एफिशिएंसी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी बहुत अच्छा आएगा और आपका माइंड में क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड के अंदर चीजें क्लिक करना शुरू कर देंगे कि हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट, correct, efficient and true and accurate solutions या आंसर्स। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस चैप्टर के अंदर के फॉर्मूलेज और उनके पीछे की छोटी मोटी स्टोरीज। आइए दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखते हैं कौन से बेसिक फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर शुरू होता है उसमें हम लोग पढ़ रहे होते हैं करंट के बारे में। तो सबसे पहले जो था वो था दोस्तों करंट के बारे में। तो ये फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले आया था। करंट जो है वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर सेकेंड और यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर, तो उसको हम लोग करंट कहते थे, ठीक है दोस्तों। तो I इक्वल्स टू Q बाई T ये होता था, जिसमें मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा वेयर अलग अलग चीजें जो मैं बताऊंगा, जिसमें Q जो था वो चार्ज था, ठीक है दोस्तों। I जो है वो करंट है, ठीक है दोस्तों। और T जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो टाइम है। अच्छा, Q को दोस्तों हम कूलम से नापते हैं कैपिटल C, ठीक है। करंट को हम एम्पियर से नापते हैं कैपिटल A, ऐसा यूनिट्स में बता रहा हूं बेसिकली। और टाइम को दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड से नापते हैं स्मॉल लेटर s। अब एक चीज जानकारी जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए वो ये है दोस्तों, वो ये है दोस्तों कि जब कभी भी साइंटिस्ट के नेम्स पे अगर किसी पर्टिकुलर फिजिकल एंटिटी का अगर ऐसा यूनिट बताया गया है तो उसका जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे चार्ज का कैपिटल C, करंट का कैपिटल A और सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर s होगा, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक चीज और आप लोगों को जान के थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नेम्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, उनके नाम के उपलक्ष्य में लोगों को ऐसा यूनिट्स प्रोवाइड, इन क्वांटिटीज को ऐसा यूनिट दर्शाया गया है या बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा चार्ज जो है वो कूलम है, तो कूलम ऐसा यूनिट कूलम है। और ये नाम जो है दोस्तों हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, और चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम। क्या थे? तो चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम, ये अराउंड 18th सेंचुरी में इनका जो मेजर वर्क वगैरह था वो ज्यादा से ज्यादा आया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चार्ज की ऐसे यूनिट सिर्फ कूलम बता के भी छोड़ सकता हूँ, ये साइंटिस्टों का नाम जानने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों ये एक बहुत शर्म की बात होगी कि जिन साइंटिस्टों ने इतना सारा अपने लाइफ का टाइम, एनर्जी और हर चीज उन्होंने डेडिकेट किया
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति, और इस चीज को रिकग्नाइज करने के लिए ही तो इंटरनेशनल एसआई स्टैंडर्ड यूनिट्स जो पब्लिश करते हैं, उन्होंने उनको रिकग्नाइज किया और उनके नाम के उपलक्ष्य में इन सब चीज़ों की फिजिकल यूनिट्स जो हैं, एसआई यूनिट्स जो हैं, उनके नाम के उपलक्ष्य में दे दिया गया। तो एटलीस्ट हम लोगों में इतनी कर्टसी जरूर होना चाहिए, एक कर्टसी जरूर होना चाहिए कि हम जान सकें कि कूलम एक्चुअली एक इंसान का नाम था जिनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और इसी चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये जानना जरूरी था। और वैसे ही दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, ये भी अराउंड 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इनके बारे में इनका जो नाम है आपके बुक के अंदर भी मेंशन है। ये थे एम्पियर, जिसका करंट को हमने दिया हुआ है। इनका पूरा नाम था एंड्री मैरी एम्पियर है, ये आया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और कूलम चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम, कूलम का जो सी है दोस्तों वो आया यहाँ पे। ये भी अराउंड 18th सेंचुरी में हाईली एक्टिव थे और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है। अब इसी बात से आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर जो है इन्हीं के नाम के उपलक्ष्य में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हालांकि अगर आप देखें तो ये है आपका करंट। ठीक है दोस्तों, ये करंट है। तो करंट को हम बेसिकली, ये जो करंट है इसको हम एम्पियर, ऐसा यूनिट तो एम्पियर कह ही सकते हैं, साथ में हम कूलम पर सेकंड भी कह सकते हैं दोस्तों। तो कूलम पर सेकंड बोलें या एम्पियर बोलें, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। और इसके ऊपर आपकी जो चैप्टर है वो यहीं से शुरू होता है, करंट के फॉर्मूले से, और इसी पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दूसरा जरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए। वेल, ये एक एज इट इज आपको बुक के अंदर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाते हैं तो इसको आप डिड्यूस कर सकते हैं। देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हमको, जैसे कि हमको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होता है। ये एक फैक्ट है दोस्तों, ये एक्चुअली स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, जो कि पिछले 3-4 सेंचुरीज पहले से ही हमको ये चीज मालूम है। कैसे मालूम चला, इतना कम वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई, या फिजिकली इसका एग्जिस्टेंस कैसे मालूम चल पाया, इसके बारे में बकायदा दोस्तों आप लोग क्लास 12th के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम पार्टिकल्स, और जो कि बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स है, ये तो इलेक्ट्रॉन है खैर, जो कि बहुत इलेक्ट्रॉन का ही एग्जांपल ले लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज हमको इतना कम चार्ज हमको कैसे मालूम चला। तो इसका बकायदा मैथमेटिकल स्टेप बाय स्टेप इसको डिड्यूस किया गया, इसको निकाला गया, तब हमको ये चीज मालूम चली है। इसके ऊपर बहुत बड़ा थ्योरी है दोस्तों, अगर उसके अंदर जाएंगे तो पूरा लेक्चर इसी में खत्म हो जाएगा। खैर, तो ये चीज फैक्ट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। इतना ही चार्ज आपके प्रोटॉन पे भी होता है बाय द वे, ऑब्वियसली 1 प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है। ठीक है, और 1 न्यूट्रॉन पे दोस्तों आप लोगों को मालूम है नो चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप लोगों को मालूम चल गया। आप लोग कदाचित इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि ये माइनस साइन इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया गया है, नहीं दोस्तों। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग ये है कि ये नेगेटिव मीन्स अपॉन के अंदर 19 टाइम्स 0 होंगे। ठीक है, और अगर आप नेगेटिव दिखाना ही चाहते हैं तो आप इसके बाहर दिखाइए, या आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, तो भी ये मालूम चल जाएगा। हालांकि मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, बस नेचर ऑफ द चार्ज डिफरेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये चीज हम बचपन से जानते आ रहे हैं, कोई इतना बड़ा इसमें कोई वो नहीं था। हाँ, इसके इस्तेमाल से हम एक ऑसम फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे। देखिए वो क्या फॉर्मूला है दोस्तों, आप इसी से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, कई बार आपके बुक के अंदर या एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इफ देयर इज 1 कूलम ऑफ चार्ज एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू इट। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया या 1 यूनिट ऑफ चार्ज दिया हुआ है। क्वेश्चन में 1 यूनिट बोला था, सेम मीनिंग। 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 कूलम ऑफ चार्ज।
तो उन्होंने 1 कूलम ऑफ चार्ज दे दिया और पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मूव कर रहे होंगे। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? आप डायरेक्ट फॉर्मूला आप बना लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और इसको मेमोराइज कर लीजिए दोस्तों कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में पूछे तो आप कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हैं Q टाइम्स 10 की द पावर ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चीज को अप्लाई कर दें तो बेसिकली आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछा हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो वो आप निकाल सकते हैं। इसका अगर आप चाहें तो इसको आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं कि ये आया कैसे। चलिए एक छोटा सा मेथड से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है मेमोराइज करना और चीज़ों को, जैसे मुझे भी पसंद नहीं है वाकई, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप खुद डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 × 10 की द पावर ऑफ -19 कूलम चार्ज होता है। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हो जाएगा 1 ये इधर चला जाएगा ना दोस्तों, तो 1/1.6 × 10 की द पावर ऑफ -19, चूंकि ये नेगेटिव है ये ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली क्या आ गया दोस्तों, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 × ये 1 एज इट इज 1 × 10 की द पावर ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 1.6। ये देखिए अब यहाँ पे कमाल होगा। वो क्या कमाल होगा दोस्तों, वो मैजिक वर्क क्या होगा। देखिए 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो स्टैब्लिश हो गया ना। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए 1 एप्पल में, मान लीजिए 1 APPLE 1 एप्पल में मान लीजिए 12 सीड्स हैं। तो अगर आपसे मैं जानना चाहूं कि 3 एप्पल्स के अंदर कितने सीड्स होंगे, तो आप बेसिकली ये यूनिटरी आपके पास आ गया है, 1 यूनिट का आ गया है कि एक एप्पल के अंदर 12 सीड्स हैं, तो 3 एप्पल्स में क्या होगा, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं और 12 × 36 आप डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास ये देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 1 कूलम चार्ज के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ चुके हैं। तो अगर मैं बोलूं 5 कूलम में कुल कितना चार्ज हो और 5 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप क्या करेंगे, Q मतलब 5, रुकिए मुझे कर लेने दीजिए, दिखा देता हूं, 5 × आप इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 की द पावर ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 1.6 से करेंगे। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं क्या मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि ये जो 5 है दोस्तों ये Q को दर्शा रहा है ना, Q को दर्शा रहा है, Q टाइम्स 1 तो वही हो जाएगा, दैट मींस Q × 1 सेम Q × 10 की द पावर ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला जो है ये कैसे आया, ये कैसे डिड्यूस हुआ दोस्तों। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, हमारे पास एक फैक्ट था। वो फैक्ट क्या था दोस्तों, हमारे पास जो फैक्ट था वो था कि 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर इतने चार्जेस होते हैं। ठीक है, और उस फैक्ट की मदद से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, उस फैक्ट की मदद से हमने ये फॉर्मूला डिड्यूस कर लिया। तो बार बार इतना तामझाम यूनिटरी करके हमको दिखाना पड़े कि 1 कूलम या 1 यूनिट ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं करके फिर मल्टीप्लाई करके उतना तामझाम करना पड़े, उसके बजाय आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करके और आप इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, और आप पेपर में भी आप डायरेक्ट अगर इसको आप अप्लाई करते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देते हैं कि मान लीजिए 10 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, इस 10 को उठा के इसमें डाल देना है, कैलकुलेशन कर दीजिए और आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आ जाएगा। है कि नहीं। या अगर क्वेश्चन दे दे, या जस्ट फॉर फन एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए दोस्तों कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 5 एम्पियर ऑफ करंट के अंदर अगर एक सर्किट है, मान लीजिए एक सर्किट है जिसके अंदर 5 एम्पियर ऑफ करंट
चल रहा है या दौड़ रहा है, और ये 5 एम्पियर ऑफ करंट जो दौड़ रहा है, ये मान लीजिए 5 मिनट तक हम लोगों ने दौड़ाया या 5 मिनट तक हमने सर्किट को ऑन रखा, तो उसके अंदर कुल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले होंगे उस दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास करंट है, टाइम है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 60 × 5 300 सेकंड्स, है ना। तो यहाँ पे टाइम है, करंट है, इन दोनों की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा। जैसे ही चार्ज आएगा उसको उठा के आप इस फॉर्मूले में अगर आप डाल देंगे दोस्तों, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूलेज अगर आपके पास हो और उसका मोटा मोटा ज्ञान अगर आपके पास हो दोस्तों, तो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में करना काफी आसान हो जाता है। आई होप आप लोगों को मजा आया हो इन दोनों तीनों फॉर्मूलेज के बारे में जानकर। ठीक है दोस्तों, तो चीजों को शॉर्ट एंड सिंपल अगर हम रखेंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा ये दोनों चीजें, जो पर्टिकुलरली ये जो स्टार जो मैंने मार्क किया है, जो फॉर्मूला जो आप लोगों के सामने डिड्यूस किया है, ये एज इट इज आपके बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन हाँ आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके ये चीज डिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि क्या आपके टीचर इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑब्वियसली दोस्तों ये कोई अलग से चीज नहीं है, ये इसी चीज से तो हमने बनाया है कि नहीं। तो एक्सेप्टेंस की जहां तक बात है, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, आप आराम से इसको यूज कीजिए। तो ये हमारे बेसिकली 3 फॉर्मूलेज हो गए। उसके बाद दोस्तों जब हमारा कोर्स आगे बढ़ता है तब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, सो कॉल्ड वोल्टेज। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पीडी जिसे बोलते हैं, या वोल्टेज बोला जाता है दोस्तों, जिसको हम V से डिनोट करते हैं बाय द वे, वो होता है, यहाँ पे लिख दूं मैं, V, कैपिटल V से इसको डिनोट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, वो होता है वर्क डन अपॉन पर कूलम चार्ज। ठीक है, तो पीडी वोल्ट जो है, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, V जो है दोस्तों वोल्टेज शो करता है, ठीक है, एंड वर्क डन जो है दोस्तों WD वर्क डन शो करता है बेसिकली, एंड Q जो है दोस्तों ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज चार्ज। तो वोल्टेज जो है इसको SI यूनिट के रूप में नापा जाता है दोस्तों, कैपिटल V। अब अगेन ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है दोस्तों, और ये भी अराउंड 18 से। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि जितने भी मोटा जितने भी हमारे साइंटिस्ट जो एसोसिएटेड आपको मिलेंगे ना हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, उन सभी ने अराउंड मिड 18 सेंचुरी, ठीक है, मिड 18 सेंचुरी और अर्ली 19 सेंचुरी में मैक्सिमम इन्वेंशंस, डिस्कवरीज वगैरह हुई हैं। तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसे हमारे जो एंड्रू मैरी एम्पियर हो गए, चाहे चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम हो गए, या आपके अब अगले साइंटिस्ट का नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, V स्टैंड फॉर वोल्टेज, एंड दैट इसके अंदर जो यूज किया गया है SI यूनिट वो वोल्ट है, और ये जो वोल्ट है दोस्तों VOLT, वोल्ट SI है दोस्तों, उनका नाम है एलिसैंड्रो वोल्टा। अगेन ये भी 18 सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, और इनका मेन कंट्रीब्यूशन 18 सेंचुरी में ही आया था, और इतना ज़्यादा दोस्तों कि इनके नाम के उपलक्ष्य में ही पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का नाम रख दिया, SI यूनिट रख दिया गया वोल्टा, कैपिटल V। और यहाँ पे दोस्तों ये कैपिटल A था, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, कैपिटल C था, और यहाँ पे दोस्तों टाइम जो है स्मॉल लेटर C है, ठीक है, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है टाइम। तो दोस्तों कैपिटल A, दिस इज योर कैपिटल V। वर्क डन की जो SI यूनिट है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, 8th या 7th क्लास से आप लोगों ने वर्क डन को जाना। एक चीज याद रखिएगा, नोट वाली बात है दोस्तों, वर्क डन हो या हम एनर्जी बोलें, वर्क डन बोलें या एनर्जी बोलें, ENERGY, एनर्जी बोलें, इसका मीनिंग सेम होता है,
क्यों दोस्तों? क्योंकि दोनों की एसआई यूनिट जो है ना वो कैपिटल जे अर्थात जूल्स है, जूल्स। और अगेन ये एक साइंटिस्ट के नाम के उपलक्ष्य में रखा गया था और जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये वो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम के उपलक्ष्य में दोस्तों आपकी वर्क डन को रखा गया था। क्यों आप जान चुके हैं, कूलम है जो कि चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम के नाम पे रखा गया है। चलिए दोस्तों, वर्क डन हो गया, क्यू हो गया एंड वोल्टेज का वोल्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जब चैप्टर के अंदर जब आप आगे जब पढ़ते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों? आपको मिलता है ओम्स लॉ। वो क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर होता है दोस्तों। तो ओम्स लॉ जो V इक्वल्स टू आई आर होता है, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, मैं मेंशन कर देता हूँ कौन सी चीज़ क्या क्या शो कर रही है। तो V इक्वल्स टू आई आर जो है दोस्तों, तो V तो आप जान ही चुके हैं वोल्टेज है, ठीक है। I आप जान चुके हैं करंट है, ये देखिए ना, V आप जान चुके हैं, I आप जान चुके हैं। अब एक नया टर्म आया है R। ये जो R है दोस्तों इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होती है मैटर की, एक ऐसा प्रॉपर्टी होती है दोस्तों मैटर की जिसके तहत मैटर अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका रेजिस्टेंस और इसकी जो एसआई यूनिट है दोस्तों वो है ओम, OHM। ओम सिंबल है, ऐसा सिंबल है दोस्तों, ठीक है। अब ये ओम जो ओम है दोस्तों, इसको इसके जो साइंटिस्ट थे जिनके नाम के उपलक्ष्य में ओम रखा गया, वो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, OHM ओम दोस्तों, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और इसी के रिकग्नाइज करने के लिए फॉर्मूले हमारे पास अगले आते हैं। और हाँ, ये जो सिंबल है दोस्तों, दिस इज ए ग्रीक लेटर, ग्रीक अल्फाबेट से इसको लगाया गया है और ये जो सिंबल है बेसिकली ओम को दर्शाता है। ओम जो है इससे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कौन से फॉर्मूलेज हैं। तो अभी तक हमने कौन से देख लिए हैं दोस्तों? हमने लास्ट फॉर्मूला जो अभी हमने देखा वो देखा V इक्वल्स टू आई आर। तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। अब अगला फॉर्मूला जो हम लोगों को मिलता है, ठीक है, अगला फॉर्मूला जो हमको मिलता है वो मिलता है दोस्तों रेजिस्टेंस का, जो कि होता है रो टाइम्स L बाई A। अब इसके अंदर क्या कुछ है मैं आप लोगों को बता दूं। R आप लोगों को मालूम चली गया और रेजिस्टेंस होता है, R जो है रेजिस्टेंस है और SI यूनिट ओम से दर्शाया जाता है, या OHM आप लिखते हैं, या सिंपली ग्रीक लेटर से आप शो कर देते हैं ओम को, ठीक है। ये जो रो है ये भी दोस्तों, ये भी एक ग्रीक लेटर है, इसको रो कहा जाता है बाय द वे, यहाँ मैं लिख देता हूँ RHO। रो ये एक सिंबल है ग्रीक लेटर का, जैसे ओम था आपका ग्रीक लेटर का। तो ये जो है इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है दोस्तों ओम मीटर। अब आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे आया ओम मीटर, अभी मैं आप लोगों को विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर आप लोगों को मालूम चल जाएगा अभी। और L जो है दोस्तों, अभी एक सेकेंड थोड़ा देखते हैं आगे। L जो है दोस्तों वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर शो करता है। तो L और A जो है दोस्तों ये क्रॉस सेक्शन एरिया बताता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। यूजुअली हम सर्कुलर इसको लेते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से आप इसको निकाल सकते हैं हमेशा। R जहां रेडियस है, पाई आपको मालूम है इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था रो की SI यूनिट ओम मीटर कैसे आई। देखिए दोस्तों, इसके अंदर ना हम हर चीज डाल देते हैं। चलिए, इसके अंदर हर
जो भी इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज यूज हुई हैं उन सब की अगर हम एसआई यूनिट डाल दें तो हमारे पास रो की एसआई यूनिट आ जाएगी। देखिए कैसे, रेजिस्टेंस की ओम होती है, रो की हमको निकालनी है, लेंथ हमको मीटर में नापते हैं, ये मैंने शो किया, यहाँ पे मैं मीटर लिख देता हूँ, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है दोस्तों उसको नापा जाता है मीटर स्क्वायर में, तो ये देखिए मीटर स्क्वायर। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट डाल दिया, यहाँ पे मैंने रो को एज इट इज लिख लिया बिकॉज आई नीड टू फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ रो, वेयर एज लेंथ मुझे मालूम है कि मीटर में निकाला जाता है तो वो मैंने लिख दिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया चूंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ और रो की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये इधर चला जाएगा दोस्तों, तो ओम टाइम्स मीटर स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, अपॉन में मीटर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रो इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर ओवर मीटर। तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो रो की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एसआई यूनिट क्या बन जाएगी दोस्तों, ओम मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि रो की एसआई यूनिट ओम मीटर कैसे बनती है। चलिए दोस्तों, इट इज वन ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी जो आप लोगों ने अभी अभी देखा। अब आगे जरा बढ़ते हैं, सो लेट मी रब दिस। अब आगे जरा हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से फॉर्मूलेज आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप लोग रेजिस्टेंस को देख लेंगे उसके बाद आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को रेजिस्टेंस निकालना सीरीज में। ठीक है, सीरीज में कैसे रेजिस्टेंस को निकाला जाता है, आप सिंपली ऐड कर देते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं ना आप उनको ऐड अप कर देते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस गिवन होंगे आप उसको ऐड अप कर देते हैं। इसका अगर मैं एक छोटा सा सर्किट डायग्राम के माध्यम से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे दोस्तों, आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार के होंगे और ऐसे ऐसे डॉट 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 शो कर देता हूँ, मतलब कितने भी हो सकते हैं, R1, R2, R3, R4 ऐसे करते हुए Rn तक जाएंगे, जितने भी हो जाए। तो इन सबको एड अप आप कर देंगे तो आपके पास सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही दोस्तों जरा हम R पैरेलल का जरा अगर हम देखना चाहें तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे 1/R1 प्लस इसको ना आप रेसिप्रोकेट कर देते हैं 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है दोस्तों, प्लस डॉट 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 जितने भी उसके अंदर होंगे वो आप डाल देंगे। अगर मैं एक छोटा सा सर्किट डायग्राम अगर आप लोगों को दिखाना चाहूं तो कैसे दिखेगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया दोस्तों, 4 हो गया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे। ठीक है, इसको यहाँ पे डॉट 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 शो कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, वरना हमारा वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी उस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल गया, ये पॉइंट ए हो गया, करंट इन करंट आउट, तो ये इस प्रकार से, और ये आगे तक जाएंगे दोस्तों एन तक जितना भी हमें गिवन होगा। तो आप लोगों को मालूम, ये जैसे मान लीजिए इसमें हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसके अंदर आपने प्लस अप एड अप कर दिया। ठीक वैसे ही पॉइंट ए पॉइंट बी के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2 है, ये मान लीजिए R3 है, ये R4 है, वैसे ही डॉट 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 करते हुए ये मान लीजिए Rn है, और भी नीचे चला जाए, कितने भी हो जाए, फॉर्मूला आपको मालूम चल गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन से फॉर्मूले पढ़ते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है, उसमें देखिए सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो शुरू होता है वो आप लोगों का हीट और पावर का कॉन्सेप्ट रह जाता है बचा हुआ। तो सबसे पहले एक बार पावर को देख लीजिए। पावर हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था, क्लास 8th 9th में भी पढ़ा था कि इट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना, और दूसरे शब्दों में वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये तो हमने 9th क्लास से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, 9th 8th 7 छोटी क्लासेस से ये चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर है दोस्तों वो जरा देखते हैं, उसके लिए मैं एक और ले लेता हूं दोस्तों। देखिए अभी अभी मैंने क्या बताया, जो पावर है P स्टैंड्स फॉर, मैं यहां पे अभी लिख दूंगा, पावर जो है दोस्तों वो है एनर्जी का कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, है ना, जिसको हम दूसरे शब्दों में वर्क डन पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं।
ठीक है, ये चीज जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपके कोर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसमें बताया है कि जो पावर है वो V इंटू आई है। अब मन में आता है कि ये V इंटू आई आया कहां से, कैसे हो गया? यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं दोस्तों, वेयर, जहां पे P जो है वो पावर को दर्शाता है, P जो है दोस्तों वो पावर को दर्शाता है, WD वर्क डन होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, V आपका वोल्टेज है, I आपका करंट है। तो अब क्वेश्चन ये जानने वाली बात है कि ये फॉर्मूला आया कैसे? पावर का फॉर्मूला तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये चीज है, ये चीज आपके बुक के अंदर भी वेल गिवन है और इसको आप वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा आप लोगों का 2-3 मिनट आपका लेकर मैं इस चीज को डिराइव करके दिखाना चाहूंगा इसी फॉर्मूले से। ये जो ऊपर वाले फॉर्मूला है ना, जो कि आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 8th में भी शायद पढ़ा होगा, शायद 7th में भी पढ़ा होगा। तो देखिए इससे हम इसको कैसे लेकर आए, ये एक इंटरेस्टिंग होगा जानना। देखिए कैसे करते हैं। देखिए एज वी नो कि हमको जैसे कि मालूम है वोल्टेज जो होता है ना दोस्तों, देखिए इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करूंगा मैं। देखिए कैसे, वोल्टेज जो होता है हमको मालूम है कि वर्क डन अपॉन में Q होता है, और करंट जो होता है ना दोस्तों, करंट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? करंट जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है Q अपॉन में T, है ना। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इन सब चीजों को देखा था, वहीं से हम ये उठा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर डालते हैं। चलिए इस फॉर्मूले के अंदर दोस्तों इसको हम लोग डालते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। तो जैसे ही मैं इस फॉर्मूले के अंदर डालूंगा वर्क डन का क्या रिलेशन आएगा, पहले फॉर्मूले से वर्क डन का क्या रिलेशन आएगा? वर्क डन का रिलेशन आएगा दोस्तों V इंटू क्यू, है ना दोस्तों, V इंटू क्यू। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम था। तो पावर जो हुआ दोस्तों वर्क डन क्या लिखा मैंने? V इंटू क्यू अपॉन में टाइम को एज इट इज रहने दीजिए। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर से पावर ऐसे लिख सकते हैं V इंटू क्यू अपॉन टी, सो कॉल्ड टाइम। ये तो रीअरेंज किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ये जो है और ये जो है दोस्तों ये दोनों रीअरेंज्ड फॉर्म है, सेम ही चीज है। देखिए ना, V इंटू क्यू ओवर टी, V इंटू क्यू ओवर टी, इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये जो है दोस्तों Q बाई टी जो है दोस्तों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऑफकोर्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखिए इसको मैं ऑफकोर्स ऐसे लिख सकता हूं, पावर जो हुआ, ये जो पावर है, पावर जो हुआ V इंटू क्यू बाई टी की जगह पर क्या डाल दिया दोस्तों? I। तो आप लोगों को मालूम चल गया कि हमारे छोटी क्लास के कॉन्सेप्ट से कैसे क्लास 10th का ये जो मदर फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीजों को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलेस का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कि किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम बढ़ेंगे आगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि जो पावर हुआ वो V इंटू आई कैसे आया इस पर्टिकुलर 9th, 8th, 7th क्लास के फॉर्मूले से। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों चीजों को। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने देखा कि किस प्रकार से ये चीज बनी थी। अब अगला फॉर्मूला जो हमारे पास आता है दोस्तों, पावर का ये तो हो जाता है, साथ ही साथ हम पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज V इंटू क्यू बाई टी, क्योंकि करंट की वैल्यू जो है दोस्तों इसके अंदर Q बाई टी होता है, आप लोगों को मालूम है। वैसे ही आप V की भी वैल्यू डाल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि आप इनमें वैल्यूज आप डालते जाइए, ठीक है, और नए नए फॉर्मूले आप निकालते जाइए। तो ये इसीलिए इस फॉर्मूले को P इज इक्वल टू V इंटू आई, जो फॉर्मूला दिख रहा है ना दोस्तों, इस फॉर्मूले को हम बेसिकली कहते हैं मदर फॉर्मूला। दिस इज द मदर फॉर्मूला। क्यों मदर फॉर्मूला कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इससे हम लोग कई सारी चीजों को डिराइव करते हैं, डिड्यूस करते हैं।
चलिए अगला एक और फॉर्मूला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पावर हमने देख लिया दोस्तों, अब कॉन्सेप्ट जो आता है वो हीट का आता है। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वर्क डन अगर हम बोलें या हम एनर्जी बोलें, ठीक है दोस्तों, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। और एनर्जी दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की होती है। अभी फिलहाल हम अपने कोर्स के अंदर हीट एनर्जी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी बोलूं या हीट एनर्जी, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलूं, यहाँ पे लिख ही देता हूँ पूरा। एनर्जी किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम? हीट की। एनर्जी कई प्रकार के हो सकते हैं और वन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ अदर एनर्जीज। तो ये चीज आप लोगों को मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के माध्यम से। तो इन सब का मीनिंग सेम होता है और इन सब की एसआई यूनिट जो होती है दोस्तों वो जूल होती है। जूल होती है किस साइंटिस्ट के नाम के उपलक्ष्य में रखा गया था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। याद आया दोस्तों? थोड़ी देर पहले अभी बताया था आप लोगों को। तो हीट एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? चूंकि ये एनर्जी है मतलब वर्क डन है कि नहीं, और पावर जो होता है वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। तो देखिए कैसे निकाला जा सकता है। यहाँ पे मैं लिख दूं दोस्तों पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम क्यों लिखूंगा? यहां से ये देखिए आपके छोटी क्लास वाले फॉर्मूले से ये टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। एनर्जी दैट मींस हीट। वी आर टॉकिंग फॉर दिस इंस्टेंस ऑफ टाइम। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि हीट एनर्जी को पावर इनटू टाइम से दर्शाया जा सकता है। या दूसरा फॉर्मूला देखिए, पावर की वैल्यू क्या है? V इंटू आई। आप इसमें डाल दीजिए तो क्या फॉर्मूला बन गया? V इंटू आई इंटू टी। है कि नहीं दोस्तों? है कि नहीं दोस्तों? और वैसे ही अगर आप आई की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डाल दें तो क्या बन जाएगा? V इंटू क्यू बाई टी इंटू टी। तो ये कट जाएगा दोस्तों। तो बेसिकली क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया V इंटू क्यू। क्यू भी आपका हीट का बन गया। देख रहे हैं आप कितने सारे हीट के फॉर्मूलेस बनते जा रहे हैं। आप तरह तरह की वैल्यूज आप डालते जाइए और हीट के अलग अलग वैल्यूज आप निकालते जाइए। वहीं दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर, अगर V की वैल्यू अगर IR डाल दूं मैं, V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ, जैसे कि हम लोगों को मालूम है V इक्वल्स टू IR होता है। तो हमारे पास हीट एनर्जी क्या बन जाएगा? हीट एनर्जी को हम फिर से क्या बोल सकते हैं? I इंटू R इंटू आई इंटू टी। देखिए ना V की वैल्यू डाली है ना, V इक्वल्स टू IR। तो ये IR ये है, ये देखिए V की जगह IR, बाकी ये I एज इट इज, T एज इट इज। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या बन गया? यहीं पे बना देता हूं I स्क्वायर R T। है कि नहीं? बन गया ना दोस्तों? V की जैसी आपने वैल्यू IR डाला, आपके पास I स्क्वायर RT एक और फॉर्मूला बन गया। तो देखिए हीट का फॉर्मूला कितने सारे बन गए। फॉर्मूला नंबर 1 हीट इज इक्वल टू P इंटू टी। फॉर्मूला नंबर 2 इसको आप 2 बोल दीजिए, हीट इक्वल्स टू दोस्तों V इंटू आई इंटू टी। फॉर्मूला नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या बन गया हमारे पास? V इंटू क्यू, है ना। फॉर्मूला नंबर 4 देखिए दोस्तों, हीट क्या बन गया दोस्तों? 4। ऐसे करके आप बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर आप डालकर इनपुट आप करके बहुत सारे डिफरेंट हीट के फॉर्म के आप फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं दोस्तों। इनमें से कई आपके बुक के अंदर मेंशन होंगे और कई आपके बुक के अंदर मेंशन नहीं होंगे। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल्स आर गिवन, और अगर आपके पास फॉर्मूलाज का ज्ञान है जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़ा इजीली और क्विकली विथ एक्यूरेसी के साथ आप कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इस लेक्चर को बनाने का, इस वीडियो को बनाने का मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे जरूर इस पे बनाना चाहिए, ताकि बच्चों को होता है ना कई बार ये वाला फॉर्मूले से कर लो, वो वाले टीचर्स कई बार टीचर्स बोलते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा दो, वो वाला फॉर्मूला लगा दो, बट बहुत कम बच्चे इस चीज से कनेक्ट कर पाते हैं कि ये फॉर्मूला लगा तो लगा, क्यों लगा, और उस फॉर्मूले के पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे वो लग गया, क्या लॉजिक था उसके पीछे। तो ये सारी चीजों के लिए ही मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया है। तो हीट के बारे में आप लोगों को दोस्तों मालूम चल गया, पावर के बारे में आप लोगों को मालूम चल गया, और मैं यहीं पे क्लोज नहीं कर रहा हूं, मैंने तो 4 बताए, आप चाहें तो और भी फॉर्मूले को डिड्यूस कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8 अलग अलग आप फॉर्मूले, अलग अलग वैल्यूज आप डाल दीजिए और अलग अलग फॉर्मूलेज आप निकाल लीजिए, है ना। इसीलिए मैंने बोला इनपुट आप डालते जाइए अलग अलग तरह की, फिर आप उसके साथ प्रोसेसिंग कीजिए और डिफरेंट आउटपुट निकालिए। खैर, कंप्यूटर का लॉजिक भी यही होता है दोस्तों। दिस इज हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट, इट प्रोसेसेस एंड गिव्स आउट द आउटपुट।
तो वैसे ही आप करते जाइए। आपके पास ये मदर फॉर्मूला है ना, मदर फॉर्मूला ये है आपकी प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। इसके अंदर आप डालते रहिए तरह तरह वैल्यूज और तरह तरह फॉर्मूलेज आप निकालते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे जरा बढ़ते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला फॉर्मूला देखते हैं कि कौन सा हमारे कोर्स के अंदर आया है। तो अगर हम बात करें हीट के बाद दोस्तों, एक आता है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिससे हमारे इलेक्ट्रिक बिल्स आते हैं। इलेक्ट्रिक बिल्स जो हमारे आते हैं ना दोस्तों, वो आते हैं हमारे कमर्शियल यूनिट्स में आते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आता है दोस्तों, जिससे हमारे घरों की बिल आता है दोस्तों। मैं दिल्ली में रहता हूं दोस्तों, तो दिल्ली में दोस्तों BSES नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमको बिल्स भेजती है। ऑब्वियसली वो जो बिल्स होते हैं वो यूनिट्स में आते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस इस मंथ का ही अगर हम लोग देख लें तो मान लीजिए मेरे घर में मेरे शाही निवास में मोटा मोटा मान लीजिए 850, ये मैं सपोज कर रहा हूं, 850 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बिल आया। तो ये जो यूनिट जो आता है ये क्या है, इसके ऊपर ही कॉन्सेप्ट बना है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होता है दोस्तों, लेट मी टेल यू पीपल कि ये कैसे आता है और इसकी वैल्यू बेसिकली क्या होती है। तो जो हमारे घरों में जो बिल्स भेजे जाते हैं ना, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भेजे, जैसे दिल्ली में BSES भेज रही है, आपके जो मुंबई है उसके अंदर रिलायंस भेजती है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन भेजती है यूनिट्स के रूप में ही भेजती है दोस्तों। अब ये यूनिट क्या है, ये यूनिट जो है 1 यूनिट जो है दोस्तों, ये बराबर होता है 3.6 into 10⁻⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी। तो इसका बिल हमारे पास आता है, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है 3.6 जूल्स ऑफ एनर्जी का है दोस्तों, ठीक है। तो 1 यूनिट में इतने जूल्स ऑफ एनर्जी होती हैं। अब दोस्तों ये जो इतने एनर्जी जो होती है, तो अगर मान लीजिए आपके घर में 850 यूनिट्स अगर आपका आया है, इसको कमर्शियल यूनिट कहते हैं दोस्तों, जो कि इतना बराबर होता है। तो अगर आप एक्चुअल में निकालना चाहते हैं कि जूल्स वाइज हमने कुल कितना एनर्जी यूज किया, तो ये हो गया 850 into 3 6 1 2 3 4 5, इतना जूल्स ऑफ एनर्जी यूज किया गया या कंज्यूम किया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा, तो आपको कभी भी हीट एनर्जी को अगर पूछें कि कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गया डायरेक्टली डेटा के हिसाब से दें और बोलें कि यूनिट में बताओ, कमर्शियल यूनिट में बताओ कि कितना जूल्स ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आप जूल्स में निकालिए आंसर, फिर आप इसको इक्वेट कर दीजिएगा 1 यूनिट के मदद से, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस पे भी न्यूमेरिकल्स हैं और अक्सर 2 या 3 मार्क्स में दोस्तों आपके बोर्ड के अंदर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने वाली चीज है। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा हमने सारे जो फॉर्मूलेज हैं आपके कोर्स में, आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो हमने मोटा मोटा देख लिया है और इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल जरूर आप लोग करें और ये काफ़ी हेल्पफुल रही हो, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ।